नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेपी सिन्हा है और आज मैं आपके साथ आईपीओ के शेयर्स में लिस्टिंग वाले दिन होने वाले ज़बरदस्त गेन के पीछे का राज बताता हूँ। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स में 110% का गेन हुआ लिस्टिंग के दिन। 166 रुपये के प्राइस आईपीओ प्राइस का शेयर 351 रुपये पर लिस्ट हुआ और 111% का गेन हुआ। उसी तरह रूट मोबाइल के शेयर्स भी 708 रुपये पर लिस्ट हुए, जबकि आईपीओ प्राइस केवल 350 रुपये थे, अर्थात ऑलमोस्ट डबल हुआ। इसी तरह रोज़री बायोटेक भी 60% गेन के साथ लिस्ट हुआ। अब ऐसे में हर किसी को लोभ होना स्वाभाविक है कि इतनी आसानी से पैसे डबल हो रहे हैं, तो क्या वाकई आईपीओ में पैसा डबल होता है और ये क्या एक डबल करने की नई मशीन है या कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये अगर इतना आसान है तो हम बाहर बैठकर कर क्या रहे हैं, राइट? कुछ रोल ग्रे मार्केट्स का भी है, वो भी जानना चाहेंगे, और उसी तरह फंडामेंटल वैल्यू का इस पूरे गेम में क्या हुआ वो भी जानना चाहेंगे। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अभी रिसेंटली केमकॉन और कैम्स के आईपीओ भी आए थे, लिस्टिंग होने वाली है। तो आपको क्या लगता है ये शेयर्स कितने पर लिस्ट होना चाहिए? लेकिन उसके पहले थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पर हम फिर वापस आएंगे। तो केमकॉन के आईपीओ पर अगर डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी करीब 450 टाइम्स सब्सक्राइब हुए, राइट? QIB 113 और रिटेल 41 टाइम्स। सो NII एक कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी है जहां लोग लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए बहुत कॉमन है। रिटेल तो मोस्टली सेविंग के पैसे लगाते हैं और QIB के अपने कई इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। सो केवल एक NII कैटेगरी है जो बोरो करके इन्वेस्ट करती है, राइट? सो NII के कैटेगरी में केमकॉन में 450 टाइम्स इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो क्या है इसका मैथमेटिक्स, ये जानते हैं। अब मान लीजिए, तो सबसे पहले तो आईपीओ प्राइस 340 रुपये था, सब्सक्रिप्शन 450 टाइम्स हुए थे। अब मान लीजिए कि मैंने एज एन NII 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मैं उसमें से 80% बोरोड मनी यूज़ करता हूँ। मतलब 3.4 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ में 2.7 करोड़ लोन है और करीब 68 लाख मेरा खुद का पैसा है, राइट? अब जो मैंने लोन लिया उस पर मुझे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे और ये इंटरेस्ट मान लीजिए 15% है और लिस्टिंग 9 दिन में होनी है। मतलब जिस दिन मैंने अप्लाई किया, और नॉर्मली ये लोग लास्ट डे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई किया और जिस दिन लिस्टिंग हुई उतने दिन का मिनिमम मैं काउंट कर रहा हूँ, तो 9 दिन है। तो मुझे 1 लाख शेयर्स के लिए 9 दिन के लिए 15% के रेट पे जो मैंने बोरो किया है 2 करोड़ 72 लाख, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट करीब 1 लाख रुपया होता है। अब चूँकि 450 टाइम सब्सक्रिप्शन हो गए हैं, तो मुझे जो शेयर्स अलॉट होंगे वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 450 होंगे, जो कि करीब 222 रुपये है। तो 222 शेयर मुझे मिलते हैं और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 लाख रुपया। तो पर शेयर इंटरेस्ट जो है वो मेरा 452 रुपया है। ये देखिए 452 रुपये है। तो अगर मुझे लिस्टिंग प्राइस पर अपना कॉस्ट रिकवर करना है तो मुझे ये 452 और ये 340 दोनों मिलाकर 793 रुपये, मतलब लगभग 800 रुपये चाहिए, जो कि आईपीओ प्राइस से 133% ऊपर है। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर केमकॉन की लिस्टिंग भी एक बम्पर लिस्टिंग होती है। उसी तरह कैम्स के आईपीओ की अगर हम बात करें तो कैम्स में भी NII का सब्सक्रिप्शन 112 टाइम्स है। तो अगर मैं 1 लाख शेयर्स मैंने अप्लाई किया तो मुझे केवल 893 शेयर्स मिलेंगे, और जो मैंने इंटरेस्ट पे किया इस अमाउंट पर 9 करोड़ 84 लाख पे,
उस पर मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट 453 होगा। तो लिस्टिंग प्राइस पर मुझे अगर केवल इंटरेस्ट कॉस्ट रिकवर करना है तो मुझे 1230 और 453 मतलब 1683 रुपये चाहिए, जो कि 37% गेन है, राइट। सो क्या चार चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं? मैंने कितना बोरो किया, कितने इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया, कितने नंबर ऑफ दिन के लिए बोरो किया, और नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन कितने हुए, जो डिसाइड करेगा कि मुझे आखिर कितने शेयर्स मिले, राइट। अब एक नज़र डालते हैं जो रिसेंटली लिस्टेड शेयर्स हुई है, ताकि ये हम देख सकें कि क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में 351 टाइम सब्सक्रिप्शन हुए थे। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 285 शेयर अलॉट होते थे और मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट 191 रुपी बैठता है, अर्थात 191 प्लस 166, ठीक है। सो लिस्टिंग प्राइस पर 357 रुपीज़ पर मुझे ये कॉस्ट रिकवर होता है और ये लिस्टिंग प्राइस 351 रुपीज़ थी। सो जहाँ लिस्टिंग गेन 111% दिखा है, एक्चुअल गेन काफ़ी कम है। उसी तरह रूट मोबाइल में मेरा पूरा कॉस्ट पड़ता था 594, अर्थात लगभग 600 रुपये, लिस्टिंग प्राइस 700 हुए, मतलब इसमें एक्चुअली मुझे गेन हुआ। और रोसारी बायोटेक में अगर मैं देखूं तो मुझे 727 रुपये चाहिए थे, जबकि लिस्टिंग 670 पर ही हुआ, मतलब अगर मैंने बोरो करके इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कम प्राइस मिलते और मुझे नुकसान होता। हालांकि ड्यूरिंग द डे लिस्टिंग के दिन ये प्राइस बढ़कर काफ़ी ऊपर भी गया था 727 से, तो उसमें भी इन्वेस्टर को नुकसान काफ़ी कम हुआ होगा। अब आपने सुना होगा कि लोग ग्रे मार्केट में प्रीमियम डिसाइड करते हैं, स्टॉक की ऑलरेडी प्राइस आईपीओ की लिस्टिंग के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, राइट। तो क्या है ग्रे मार्केट? सो ग्रे मार्केट में अनऑफिशियली शेयर्स की ट्रेडिंग हो जाती है, अर्थात बायर सेलर जो है वो आपस में प्राइस लिस्टिंग से पहले ही तय कर लेते हैं, जैसे समथिंग लाइक फॉरवर्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट अनऑफिशियली। सो मान लीजिए कि ग्रे मार्केट में कैम्स का प्रीमियम 450 रुपये है, राइट। एक मैं आपको नंबर दे रहा हूँ कि ग्रे मार्केट में ये नंबर 450 रुपये है, राइट। ये कहाँ से आया उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे 1 मिनट में, बट ये ग्रे मार्केट में 450 रुपये, तो 1230 रुपये प्लस 450 1683 रुपये, ठीक है। अब ये प्रीमियम अपर कैप है इंटरेस्ट पे करने का, मतलब अगर मैं बोरो करके करता हूँ तो इससे ज़्यादा पैसा मुझे नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे 15% की बोरोइंग अगर करें तो मुझे पर शेयर 1,10,000 रुपये बोरो कर सकते हैं। अब इसमें अपना 20% और ऐड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,37,000 होता है। और सब्सक्रिप्शन तब मैं कितना मैक्सिमम जाता हूँ, 1,37,000 डिवाइडेड बाई 1230, सो दैट कम्स 112 रुपये, राइट। तो 112 रुपये ये घूम फिर के वही नंबर आ गया जो हम लोगों ने कैम्स के आईपीओ में एनआईआई का सब्सक्रिप्शन देखा था। सो यहाँ पर हम लोगों ने केवल रिवर्स कैलकुलेशन किया है और इसलिए वो 450 रुपये का प्रीमियम लिया था, ताकि वो रिवर्स कैलकुलेशन में इक्वल हो जाए, राइट। सो अब क्वेश्चन है कि इन सब के बीच फंडामेंटल वैल्यू का क्या हुआ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रोडक्ट सर्विसेज, ये सब कहाँ गए? क्या लिस्टिंग प्राइस या बोरोइंग कॉस्ट कंपनी का वैल्यू डिसाइड करेगी या फिर कंपनी की वैल्यू मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी? आई मीन इज इट अ टेल वैगिंग द डॉग? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जान लीजिए कि लिस्टिंग गेन है जो दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, करेक्ट। सब्सक्रिप्शन भी सबको दिखाई देता है। ग्रे मार्केट प्राइस कुछ लोगों को दिखता है जो उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन फाइनली इन सब को जो गाइड करता है वो है फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल वैल्यू के ही बेसिस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड हुआ था। वो जो 450 नंबर देखा हम लोगों ने कैम्स के केस में एग्जाम्पल के तौर पर, वो डिसाइड करेगा सब्सक्रिप्शन कितना होगा, वो डिसाइड करेगा कि लिस्टिंग गेन कितनी होगी। सो ये जो है फंडामेंटल वैल्यू दिखाई नहीं देता है, बट यही जो है जो सबको ऊपर गाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बोरोइंग करके इन्वेस्ट करते हैं
ये सोच के कि मुझे प्रॉफिट बने, तो ये बेसिकली हम एक तरह से आर्बिट्राज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये सारा कुछ डिसाइड होता है फंडामेंटल वैल्यू के क्या वैल्यू है फंडामेंटली कंपनी की। तो ये साइलेंट वर्कर है, बट ये ओवरऑल गाइड करता है। तो फंडामेंटल वैल्यू कहीं नहीं गया है, फंडामेंटल वैल्यू ही है, बाकी सब उसके डेरिवेटिव्स ही हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि इस बम्पर लिस्टिंग गेन के बावजूद एनआईआई ने पैसा कितना बनाया। तो आप देखेंगे कि एनआईआई ने रूट मोबाइल में, राइट, रूट मोबाइल में तो पैसा बनाया, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड में और रोजरी बायोटेक में एक्चुअली पैसा नहीं बनाया, राइट। सो स्टॉक तो भले ही ऑन डेब्यूट के दिन, लिस्टिंग के दिन काफ़ी गेन हुए, बट लीवरेज्ड इन्वेस्टर को गेन इससे नहीं मिला। सो अंत में टू समराइज मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आईपीओ प्राइस कंपनी के फेयर वैल्यू से कम है तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, राइट, ठीक है। आईपीओ प्राइस कम है क्योंकि ना तो मैनेजमेंट ना ही बैंकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आईपीओ अपने फेयर वैल्यू पर लेकर आएँ और ये सोचें कि ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट कॉस्टली इक्विटी रेज नहीं करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इक्विटी जो है सो सबसे कॉस्टली फंड रेजिंग एक्टिविटी है। सो ऐसे मैडनेस में, ऐसे आईपीओ के मैडनेस में यह भी संभव है कि आपको अलॉटमेंट मिले ही ना। और लास्टली, अगर कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है तो मार्केट उसको तुरंत करेक्ट कर देगा, और इस केस में बोरोइंग कॉस्ट और प्रॉफिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर टिडबिट्स। टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।